Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunni IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, जैसा कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, I am sure अभी तक आप समझ गए होंगे that in today's lecture we are going to talk about a topic related to forest. और आज का टॉपिक है one of the controversial topics जो बहुत लाइमलाइट बटोर रहा है, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 जो मॉनसून सेशन के टाइम पर जो है वो टेबल किया गया था, जिसको लोकसभा में ऑलरेडी पास कर दिया गया है और राज्यसभा में ये बहुत जल्दी प्रेजेंट जो है वो होने वाला है. सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. और आज के टॉपिक में हम जो प्राइमरीली बात करने वाले हैं वो ये है कि जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट क्या क्या है और उन अमेंडमेंट की वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, उन चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, Sunni IAS is now in Jammu. And our GS Foundation batch for students who are targeting Civil Service Examination 2024 हमारा वो start हो चुका है. This GS Foundation course is going to take place in 4 phases, जिसमें पहले फेज में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको जनरेट किया जाएगा. दैट इज NCERTs जो है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन चीजों से आपको एजुकेट किया जाएगा. आपका फेज 2 में विल बी कंप्लीटली GS क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, क्लासरूम नोट्स दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा बोथ प्रीलिम्स एंड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. फेज 3 जब स्टार्ट होगा, क्योंकि तब तक आपने 7-8 महीने आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और तब तक आपका प्रिलिमिनरीज विल बी जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो उस टाइम पे आपको एक प्रीलिम क्रैश कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका जितना भी आपने पढ़ा है उसको ब्रश अप करवाया जाएगा. एंड फाइनली इज द फेज 4 विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड. फाइन. सो गाइस, ये जो GS फाउंडेशन कोर्स है इट इज अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड. और जो भी किसी को अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज पूछनी है, दे कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स और दे कैन ऑल्सो विजिट आवर सेंटर. ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट. तो आज जो हम बात करें, इट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023. इट इज अ हाईली कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल एंड इट इज अवेटिंग फॉर इट्स डिबेट इन राज्यसभा आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा विद ऑलमोस्ट नो डिबेट. सो मॉनसून सेशन जो है वो आपका हुआ और उस टाइम पे लोकसभा में ये बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया था एंड विद ऑलमोस्ट नो डिबेट जो है ये पास हो गया. हाउएवर ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत से कंसर्न्स जताए हैं रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट्स. All right. So before understanding the issues related to the amendments, let's just understand that what are the amendments about. Number 1, ये जो Conservation Act है, कंजर्वेशन अमेंडमेंट जो बिल है, इट इज इंसर्टिंग अ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल का मतलब क्या होगा? एक तरीके का आपका इंट्रोडक्शन. सो व्हाट दिस कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल टॉक्स अबाउट, उन सब चीजों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली जो है ये प्रीएम्बल बताने वाला है. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, amendment that is inserting a preamble, and this will show India's commitment to preserve forests, their biodiversity, and all this is going to help tackling the challenges related to climate change. Fine. क्योंकि देखो इंडिया ने has always been very out front when it comes to climate change, when it comes to conserving the biodiversity, right? इंडिया ने अपने सप्तऋषिज जो है वो प्रेजेंट किए थे यूनियन बजट 2023-24 में, जिसमें ग्रीन ग्रोथ जो है वो एक वन ऑफ द सप्तऋषि है. इसी के साथ पंच अमृत जो है वो COP26 में पुट फॉरवर्ड किए गए हैं. इसके अलावा इंडिया ने लाइफ जैसा इनिशिएटिव जो है वो लेकर आए हैं, राइट? सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली वोकल एंड वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट क्लाइमेट, कर्बिंग द क्लाइमेट चेंज. नाउ इसी के साथ एक तो प्रीएम्बल को ऐड किया गया है और साथ में अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नाम बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन
अधिनियम जो है वो पड़ जाएगा, विच बेसिकली उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन एक्ट. सो दिस इज द इंग्लिश कोनोटेशन. लेकिन अब इसको ये नहीं कहा जाएगा, इसको वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम जो है कहा जाएगा. दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट जो इसमें लाया गया है. इसी के साथ वो सारी लैंड्स विच वर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज फॉरेस्ट्स, मतलब वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, उनको ऑन और आफ्टर 1980 उनको कंसिडर किया जाएगा एज फॉरेस्ट्स. राइट? Now this is one of the major point of concerns. Why it is the major point of concern? अभी हम issues related to it करेंगे. ठीक है? So the land notified if in any government record as forest on or after 1980. Next point, the act does not apply. Right? Act does not apply if notified land was legally diverted between 1980 और 1996 फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज. फाइन. इसी के साथ वो सारे फॉरेस्टेड लैंड जो 100 किलोमीटर्स तक हैं, किसके? हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के. राइट? मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के जो 100 किलोमीटर्स तक का जो स्ट्रेच है ना, वहां पर जो है अगर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स लगाने हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, तो वो वाली जो लैंड है वो फॉरेस्टेड लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज की जा सकती है. दिस इज अनदर अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. राइट? नेक्स्ट, to land ranging between 5 to 10 hectares for security and defense projects. अब वो सारे लैंड 5 से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में, उनको भी आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हाट डज नॉन फॉरेस्ट पर्पस मीन? नॉन फॉरेस्ट पर्पस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एफॉरेस्ट्रेशन नहीं करेगा. That is non-forest purpose, right? Initially 1980 के एक्ट में आप बिना नोटिफाइड या बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप कोई भी एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के चलते इन्होंने अमेंडमेंट्स लाए हैं जिसमें बोला है 5 से 10 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का हो, सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस का हो. और दूसरा, वो सारा फॉरेस्टेड लैंड जो 100 किलोमीटर अवे है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो उसको स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. राइट? इसके अलावा सिल्वीकल्चर. सो व्हाट इज सिल्वीकल्चर? सिल्वीकल्चर का मतलब होता है एक तरीके का एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट को रोकना. सो सिल्वीकल्चर, इको टूरिज्म, टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जू, और वेरी इंपॉर्टेंटली एनी अदर पर्पस ordered or specified by center that are also exempted from the Forest Conservation Amendment Bill, which will become act or not, we yet have to wait. ठीक है? So आप उसको भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. Fine. Now, before getting on to the issues related to the amendment bill rather, let's just understand what is the history of the various acts which were introduced in India in order to conserve the forest. सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में. So 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है, और फिर लेटर ऑन जो भी इसमें गलतियां थी उसको ठीक करते हुए 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है. हाउएवर ये दोनों के दोनों एक्ट्स जो हैं ये ब्रिटिश एरा के हैं,
और इन एक्ट्स ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जो लोकल्स थे, ट्राइबल्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके राइट्स को वायलेट किया था, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स हैड अदर एम्बिशंस, राइट। टिम्बर को एक्सट्रैक्ट बेसिकली करने के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है इन लोगों के राइट्स इनसे छीन लिए गए थे। लेटर ऑन आता है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स। व्हाई? क्योंकि इसी एक्ट में इन्होंने फॉरेस्ट को 3 में डिवाइड कर दिया, दैट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, and the other is your village forest, village forest। now अगर हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करें, रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, listen to me carefully now, in reserved forest all activities are prohibited unless permitted, right। so अगर कोई भी फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आता है तो वहां पे सारे राइट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस, अगर आपको सेंटर बोलता है कि दीज एक्टिविटीज आर, आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट। ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट वेयर ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, राइट। सो प्रोटेक्टेड में सारी जो एक्टिविटीज है वो अलाउड होती है, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाए तो। एंड ऑन द अदर हैंड विलेज फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली विलेज लेवल के होते हैं, राइट, वो आगे आपके विलेज फॉरेस्ट। अगर हम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आर विद द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकेंड इज विद द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज विद द विलेज फॉरेस्ट। कहां आया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में आया। फिर आता है आपका इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, क्योंकि इससे पहले 1972 में हुआ था द अर्थ समिट और द रियो समिट, which is considered as one of the watershed years related to conservation of environment, right। और इसी टाइम के बाद जो है हमारे यहाँ पे बहुत सी कंसर्न रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट जो है वो शुरू हो गई थी, जिसके चलते 1980 में आता है इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, राइट। अब अगर हम इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करें, इस एक्ट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था डिफॉरेस्ट्रेशन को खत्म करना या फिर एफॉरेस्ट्रेशन को प्रमोट करना। That was one of the prime objectives of the Indian Forest Conservation Act of 1980। इसीलिए इन्होंने बहुत से ऐसे एरियाज थे जिनको लैंड एरियाज थे जिनको फॉरेस्ट के अंडर लाया, so that they can be taken under the purview of protection, right। so ये वाला जो एक्ट था ये आया था wholly and solely for एफॉरेस्ट्रेशन। इसी के साथ एफॉरेस्ट्रेशन को प्रमोट करना, प्रिजर्व करना फ्लोरा एंड फौना को, और इसी के साथ एक बैलेंस जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम जो है वो आपके इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने किया। अब इसी एक्ट को अमेंड कर दिया है 2023 में, और वो क्या क्या अमेंडमेंट्स है वो हमने अभी पढ़ा, राइट। So now we know what is the history behind the forest conservation and what are the different amendments जो ये government ने introduce किया है। Now we'll talk about the various issues related to the amendment bill कि इतना ज्यादा controversial ये क्यों बन गया है। सबसे पहला है changes suggested by the joint parliamentary committee। Okay, अब क्या था ना, आपके 1980s के अराउंड आपकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, और उस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि विद द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इट हैज लेड अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑन द फॉरेस्ट एरियाज, राइट। अब इन्होंने बोला, ऑपोजिशन ने बोला या फिर जो डिबेट हुई तब ये पॉइंट रखा गया सामने, अगर उस टाइम पे स्टैंडिंग कमेटी ने अपने चीजों को पुट फॉरवर्ड किया था तो इस बारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों है? व्हाई नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी, राइट।
अब इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 मेंबर्स थे, जिसमें से 28 मेंबर्स वर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इशू. सेकेंड इज एग्जेम्पशन ऑफ नियर बॉर्डर एरियाज. अभी हमने पढ़ा ना अमेंडमेंट में कि 100 किलोमीटर्स तक जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, उनको फॉर स्ट्रैटेजिक एंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको जो है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. अब इशू ये है कि चलो ठीक है, स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस तो है, बट व्हाट अबाउट हिमालयाज, व्हाट अबाउट ट्रांस हिमालयाज, व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है. अगर वहां पर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए एक्टिविटीज होंगी तो वो वाले एरियाज जो हैं, जो ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं, उनके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं. सो इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू द हिमालयन areas of India, which are obviously sharing the international border with various countries, right? सबसे ज्यादा तो चाइना ही, ठीक है. नेक्स्ट इज, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अमेंडमेंट्स में कि इन्होंने बोला कि वो सारे के सारे लैंड या एरियाज जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है ऑन और आफ्टर 1980, दैट इज फॉरेस्ट, राइट? लेकिन 1996 में एक जजमेंट आई थी नोन एज द गोदावरम जजमेंट ऑफ 1996. इसमें इन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया था और इसमें इन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी फॉरेस्ट, राइट? जिसके लिए इन्होंने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज बनाई थी और वापस से रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू की गई थी कि कौन कौन से एरियाज को आप और ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट? और इसी के चलते अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया केम अंडर फॉरेस्ट एंड इट वाज प्रिजर्व्ड. सो ये वाला जो अमेंडमेंट बिल आया है, इट इज अगेंस्ट द गोदावरम जजमेंट ऑफ 1996. So this is another point of contention or the bone of contention or point of concern put forward by the opposition, right? Another is कि सेंटर को राइट्स दे दिए गए हैं कि सेंटर ये करेगा, सेंटर ही नोटिफाई करेगा, सेंटर ये करेगा. लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के चलते फॉरेस्ट कंजर्वेशन अथॉरिटीज होती थी, राइट? और वो अथॉरिटी भी सेंट्रल लेवल की होती थी. क्या उनका रोल डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? सो इट इज कि डाइल्यूटिंग द रोल ऑफ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटीज और ओवर पावर कर गया है ये सेंटर को. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द चेंज ऑफ नेम ऑफ एक्ट, कि आप नाम क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि जो नाम है इट इज संस्कृत, राइट? तो आप इसको संस्कृत नेम क्यों दे रहे हो? आप इसको जैसा जो नाम था आप इसको वैसे ही रख देते, एंड दैट बिकम्स अनदर इशू जिसके साथ जो है वो डील कर रहे हैं ऑफिस. या फाइन. सो दीज आर द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023. So thank you so much, guys. I hope I was a little help for you to understand that what are the different amendments, और उन amendments के साथ जो issues जो है वो उठाए गए हैं in the लोकसभा and in राज्यसभा also, जिन चीजों के बारे में बात होगी. So guys, आप प्लीज अपने point of view जरूर शेयर करिएगा comment section में कि जो issues put forward किए गए हैं क्या वो सही है या नहीं, और क्या होना चाहिए the next step by the government. So thank you and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.